किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई राम राम। राम राम विनोद भाई, आपने भी और कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। तो विनोद भाई जी धर्मवीर भाई आज तो जोड़ा भारी है। बिल्कुल धर्मवीर भाई, क्योंकि किसान भाई खातर जानकारी भी ज्यादा है, इसलिए जोड़े का वजन भी ज्यादा है। वैसे एक बात है विनोद भाई जी, आज ऐसा टाइम आ गया हाँ कि आदमी के साथ जी औरत भी हाँ कंधे से कंधा मिला के, और चाहे वो खेत का काम है जी, चाहे वो नौकरी पैसे का काम है, हाँ, और चाहे वो परिवार को तो देखो संभालती ही आई है। बिल्कुल भाई। तो आज जो औरत का जो दर्जा है वो बिल्कुल बराबर का दर्जा हो गया। बिल्कुल भाई, हर क्षेत्र में जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और देश के विकास में भागीदारिता दिखा रही है। अब इस बात पे एक बात याद आई जी कि आज हमने गांव संघोर, हाँ कुरुक्षेत्र में ही है जी, तो वहां की एक महिला प्रगतिशील किसान से बातचीत करी जी। वो एक औरत जी मछली पालन के काम से जुड़ी हुई है, हाँ जैविक खेती कर रही है जी, साथ में अचार मुरब्बे का भी काम कर रही है जी। तो सुनवावा भाइयों को उनकी आवाज के भी उन्होंने ये जो तरक्की है ये किस तरीके से तरक्की करी। हाँ, क्यों नहीं भाई, हम भी जाना कि किस तरह उन्होंने तरक्की करी। आज हम बातचीत कर रहे हैं उषा रानी, गांव संघोर, जिला कुरुक्षेत्र से, जो कि अचार मुरब्बों का अपना काम करती हैं। इसके साथ साथ मछली पालन का भी काम करती हैं, तो वहीं खेती बाड़ी के काम से भी जुड़ी हुई हैं। उषा रानी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जानना चाहेंगे उषा बहन के आप ये जो अचार और मुरब्बे का काम कर रहे हैं, हाँ जी, ये आप कितने साल से कर रहे हैं और इसमें आपने क्या कुछ अभी तक उपलब्धि हासिल की है? मैंने 2017 में मशरूम की ट्रेनिंग ली थी केवीके से। वहीं से मेरे को पता लगा कि यहाँ सभी प्रकार की फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ उन्होंने कृष्णा पिक्कल के बारे में बताया, डॉक्टर प्रेमलता ने। मैंने उससे बार बार आग्रह किया भी आप मेरे को भी अचार चटनी मुरब्बे के बारे में बताओ। तो डॉक्टर प्रेमलता काफी आग्रह करने से वो कहने लगी अपने गांव में बताओ जाके, और वहाँ पे लेडीज को तैयार करो, मैं तेरे गांव में ही ट्रेनिंग दे सकती हूँ। आप हमारे गांव में एक धर्मशाला है, जाट धर्मशाला, यहीं पे मैडम ने 30 लेडीज को अचार चटनी मुरब्बे की ट्रेनिंग दी। 3 ट्रेनिंग मैडम ने यहाँ दी 2018 में। उस मौसम में जो भी कच्ची सब्जियां थी, फल थे, सब्जियां थी, मैंने मैडम को करके दिखाया और मैडम बहुत खुश हुई। यहाँ पे हमारे यहाँ मीटिंग होती थी, सर आते थे, मैडम भी आती थी, बहुत उसको खुशी महसूस हुई भी आगे तू कुछ कर सकती है। मेरे घर वालों की कोई परमिशन नहीं थी भी तू कुछ काम करा। मेरी बचपन से ही कुछ इच्छा थी करने की, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ मैं 8वीं तक स्कूल में गई हूँ। उसके बाद में शादी हैगी यहाँ हैगी। मेरी यही इच्छा थी कि मैं जीवन में कुछ करूँ। मैंने ठान ली कि जैसे मैं भी कुछ काम करूंगी और गांव की लेडीज भी बाहर निकलेंगी। गांव में पर्दा प्रथा ज्यादा थी, धीरे धीरे बाहर निकल के आने लगी, औरतें छुआड़ पकट्ठी होने लगी और मैंने चार चटनी मुरब्बे का काम शुरू कर दिया। पहले तो मेरे पड़ोस में सबको मैंने घर घर जाके बताया, उनको भी खा के देखो, अपना अच्छा लगा ना लियो चाहे, पर खा का देखो मेरी चीज बनाई हुई। तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ा। मेरी रिश्तेदारी में, मेरे पड़ोस में धीरे धीरे मेरी बिक्री होने लगी।
और मेरा भी मन का हौसला बढ़ने लगा। केवीके ने मेरे को बढ़ावा दिया। 2018 में मैंने 23 दिसंबर को मेरे को डॉक्टर प्रेमलता हिसार यूनिवर्सिटी लेके गई। वहां मेरे को किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं काम करती चली गई। आज मैं 20-30 प्रकार के 4 चटनियां मुरब्बे बनाती हूँ। मेरी बिक्री होने लगी और मेरे अचार क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखा है। मैं हर साल अपनी सरसों लेती हूँ, उसका तेल निकलवाती हूँ और फिर वो अचार में डालती हूँ। मेरे अचार चटनियों को जहाँ मर्जी आप चेक करवा सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि आप अचार मुरब्बे का जो काम है, हाँ जी, आप पिछले 4-5 साल से कर रही हैं। हाँ जी, 5 साल से कर रही हूँ। और आपने बताया कि बहुत सारी किस्मों का आप अचार तैयार कर रही हैं और हाँ बिक्री जी। भी कर रही हैं। तो ये जो बिक्री का काम आप कर रही हैं, हाँ जी, तो इसमें आपको सालाना कितनी आमदनी हो जाती है? मेरी आमदनी तो काफी हो जाती, पर जितना भी मैंने शुरू में 450 रुपये से काम शुरू कराया था, जितनी भी आमदनी हुआ सारा कुछ मैं इसी में लगाती हूँ जी। अब मेरे घर वालों को कोई इतराज नहीं है। वैसे मैंने किसी से पैसा नहीं लिए, अपने ग्रुप से पैसा लेती हूँ। यानी कि आपने स्वयं सहायता समूह भी बना रखा है? हाँ जी, सबसे फर्स्ट ग्रुप मेरा पहला, उसके बाद मैंने 23 ग्रुप बनाए गाँव में। आज मेरी हर महीना लास्ट तारीख को मीटिंग होती है सारे ग्रुपों के साथ। तो उस मीटिंग में मैं यही कहती हूँ भी जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, आप भी कुछ काम करो। जिस भी ट्रेनिंग को कहेंगी, RCTC में ट्रेनिंग दी जाती है, RCTC सेंटर कुरुक्षेत्र जी। अब पिछले 6-7 महीने से हम हरियाणा मिशन के साथ जुड़ गए। पहले कृषि विज्ञान केंद्र से थे जुड़े, अब दोनों के साथ हाँ जुड़े। कृषि विज्ञान केंद्र तो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो अब हरियाणा मिशन के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो उषा जी, आप बता रहे थे कि भी आपने मछली पालन का भी काम आप करते हो, तो हाँ जी, ये मछली पालन का काम आप अपने पति के साथ मिलकर के करते हो, आप ऐसा भी बता रहे थे? हाँ जी, मछली पालन का काम तो अब जैसे सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में भी आप मछली का जो पालन का काम है वो किस तरीके से कर रहे हो, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे? हाँ जी, सर्दी में ऐसे है जी, उनके पास मछली के पास खुराक तो डालते हैं पर मछली बहुत कम खुराक खाती है, ठंड में नीचे बैठ जाती है। समय समय पर उसको भोजन देते हैं और जैसे ताजा पानी हम ट्यूबवेल का चलाते हैं, उससे कभी भी मछली मरती नहीं है। जो ताजा पानी चलाते हैं, ऊपर का जो उसकी ऊपरली बर्फ की सतह यदि जम भी जाए, इतना पाला पड़ रहा है जी, तो बर्फ की सतह टूट जाती है ताजे पानी से। हर तीसरे चौथे दिन हम ताजा पानी तालाब में डालते हैं। यदि ज्यादा ही ठंड हो तो हर रोज थोड़ी कई घंटे ताजा पानी उसमें डालना पड़ता है उसके बचाव के लिए। तो यदि ऐसा ना करें जी, तो उसके ऊपर बर्फ की सतह जम के नीचे उनका सांस में घुटनों का वो मर सकते। तो इन दिनों में आप मछली जो पाल रहे हैं, तो उनकी बिक्री का क्या व्यवस्था करते हो? उनकी बिक्री की कोई माना ज्यादा झंझट नहीं आती जी, उनका तो बिल्कुल आसान तरीका। पार्टियां के नंबर हमारे पास जी, उनको शाम को फोन कर दें, दिन में बातचीत हो जाए उनके साथ, वो रातों रात ही चला वहां थे, अपने वहां थे, शाम को ही चलते हैं। मतलब बिक्री में कोई समस्या नहीं है? नहीं, बिक्री में मछली की कोई समस्या नहीं है जी। पार्टियां यहीं पे मछली लेने आती हैं, यहाँ से मछली लेके पूरा वहीं जोड़ पर तालाब पर हिसाब करके चली जाए। अच्छा, तीसरा आप जो कह रहे थे हम भाई खेती बाड़ी भी काम करते हैं, तो खेती के बारे में आप बता रहे थे कि भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हाँ जी, तो ये ऑर्गेनिक खेती किस तरह से करते हो जी? हम इसके बारे में अभी हमने कृषि विज्ञान केंद्र से ही सुना था जी, फिर धीरे धीरे इसी की दिलचस्पी बड़ी हमारी। 2018 से हम सब्जी का काम कर रहे हैं। काली तोरी, घिया, टमाटर, करेला, ये सब्जियां लगा रहे हर साल। वो डंगाड़ी से देसी खाद ले आवा जी, हम जैविक खाद जी, वो 6-7 क्विंटल खेत में डालते हैं जी। उनके पूरी पटड़े बांध का बीच में खाड़ा में घेरते हैं। एक मेरे घर वाले का बड़ा भाई है जी जमुनानगर में, वो एक ऐसा काम कर रहा है छत के ऊपर ही, खेती बाड़ी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट सब कुछ उसका, सारे फूलों की खेती, फलों की खेती, सब कुछ छत के ऊपर ही जी। तो उससे कहते हैं हम हमारी पौध उगवा दे, तो वो बीज रखवा दे, बीज रख दे या रखवा दे, उससे पौध खरीदा हम जी। वो फिर हम फरवरी के पहले हफ्ते में खाड़ा बनाकर उसके ऊपर बांस काट दें, बांस की खेती करा हम जी। घिया की तो खेती तड़ा नीचा पटड़िया पा घेर दें, घिया ना तो और खीर ना तो, और ऊपर काली तोरी ऊपर करा,
जाड़ का जी। इस प्रकार हम खेती कर रहे हैं जी, जैविक खाद। तो आप जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, आपकी आवाज को, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी, आप भी आगे आओ, पर्दा प्रथा सब छोड़ दो, अपने देश की गरीबी से छुटकारा पाओ, 2 पैसे कमाओ, आप भी खाओ, अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई करवाओ, अच्छा जीवन जियो। भी आगे आओ, निकल के केवीके से ले ट्रेनिंग, हरियाणा मिशन वाले पते लियो, भाई कुछ करो जीवन में। तभी मैंने यहाँ से ग्रुप बनाए जी। कई औरतें निकट का आई, कई मनियारी की दुकान कर ली, और ये 3 औरतों की बेकरी की ट्रेनिंग करवाई जी। वो बेकरी के लिए तैयार है, बेकरी के काम कर। तो उषा रानी जी, आपने हमारे से बातचीत की और ये सब जानकारी दी। आप और तरक्की करो, ऐसी हमारी दुआ है। और आपने हमारे से बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए फिर विनोद भाई। बिल्कुल धर्मवीर भाई, जो और महिलाएं किसान हैं और जो दूसरे कार्य करने की सोच रही हैं, तो उनमें भी बड़ा उत्साह मिलेगा, उनका भी जोश बढ़ेगा कि किस तरह हम आगे बढ़ सके हैं। यानी कि महिलाओं में आज पूरा हौसला है जी, और जिनमें हौसला नहीं है उनमें ऐसी जो महिलाओं की आवाज़ सुनेंगी, हाँ, तो बिल्कुल ग्रामीण जगत में वो महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकें। बिल्कुल भाई। तो एक बात और है विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, देश की तो ताकत देखो एकता के साथ ही हाँ बढ़ेगी। तो क्यों ना एक आपा देशभक्ति का गीत ही सुन लें। बिल्कुल धर्मवीर भाई। हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से, बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। लड़ भिड़के मिट जाया करे जिस देश में प्यार रहे कोन्या, सदा एकता में बल हो से बिल्कुल हार रहे कोन्या। मेहनत से कर काम देश मरता बेदार रहे कोन्या, फिर खेता में हो मौज मारे कम पैदावार रहे कोन्या। कोई भी दुश्मन ला सका ना ऐसी नीम जमानी सर, ना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की वाणी से। फिर आजादी मुश्किल तय, बड़े बड़े कुर्बान हुए, चंद्रशेखर भगत सिंह सुखदेव के खूब ऐलान हुए। फिर जलियांवाले बाग में भाइयों खत्म गए इंसान हुए, शांति के हथियार महात्मा इस हिंद पे बलिदान हुए। कितने मर गए देश की खातिर, घने तारे काला पानी सर बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बारी से। फिर आपस के में प्यार था उनका जब आजादी आई थी, नेताजी सुभाष चंद्र ने न्यारी फौज बनाई थी। फिर मरी देश की खातिर एक वीर लक्ष्मी बाई थी, भारत की आजादी खातिर मिलकर लड़ी लड़ाई थी। फिर आपस में लड़ना भिड़ना या कितनी गलत कहानी सर, बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। फूट बीमारी बुरी देश में न्यारे न्यारे मरिया करे, भाई ने भाई मारे कदे भाई बिन के सरया करे। चुगल खोर मन पड़वा कने घर के टुकड़े करया करे, जड़े एकता बनी रहे वे दुश्मन ते ना डरया करे। कह राम क्वार जुए ना अच्छी खच्चा तानी सर, बिना एकता
पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। हिंदुस्तान आजाद देश की ताकत और बढ़ानी से रे बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। तो ये थे राम कुमार जुआ वाले जी। तो कवि क्या कह रहा है कि बिना एकता पार पड़े ना बड़े बड़ा की बाणी से। बिना एकता तो देख तो देश में विकास की संभावना से भाई नू सोचें कि भाई हो जाएगी, बिल्कुल विकास हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, हो नहीं सकता विनोद भाई। बिल्कुल भाई। और देश की तरक्की में ना हाँ मौसम की बड़ी भारी अहमियत होगी। बिल्कुल, क्योंकि मौसम की जानकारी किसान भाइयों ने होगी तो अपनी फसल की देखभाल भी वो ढंग से कर पाओगे। और जब फसलें अच्छे से संभलेंगी तभी जो है देश की भी तरक्की है और किसान भाइयों की भी तरक्की है। तो क्यों ना मौसम का हाल सुना फिर। हाँ बिल्कुल धर्मवीर भाई। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 96 और 86% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 14 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान पश्चिम विक्षोभ के कारण बादलवाई रहने और वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों 11 जनवरी की रात्रि और 12 जनवरी की सुबह को कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 12 जनवरी तक रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों 13 जनवरी को धुंध रहने और ठंडा दिन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों जैसे कि पूर्वानुमान है कि 11 जनवरी की रात्रि और 12 जनवरी की सुबह को कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक लें। साथ ही किसान भाई आप अपनी गेहूं की फसल में सफ़ेद रतवा रोग के प्रति निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको रोग के प्रति लक्षण नजर आए, इसकी रोकथाम के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मौसम की जानकारी दे रही थी डॉक्टर ममता। अब क्या सुनवाओगे विनोद भाई। धर्मवीर भाई अब थोड़ी सी चर्चा करें कल के कृषि कार्यक्रम की कि कल जो है किसान वाणी कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे फसलों में पोटाशियम का महत्व और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे दलहनी फसल मसर की देखभाल पे और साथ में जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में कि प्राकृतिक विधि तय नर्सरी किस तरह तैयार करें। बहुत अच्छा। एक बात बताओ विनोद भाई जी, जो है ना जिस तरह अपने इंसानों में कई बार खूनी पेचिश हो जाए, हाँ खूनी दस्त लग गए भाई जी, तो बहुत खतरे की बात हो है। बिल्कुल है भाई। इसी तरह सुना है कि मुर्गियों में भी खूनी पेचिश हो जाए। हाँ धर्मवीर भाई बिल्कुल सही सुना कि मुर्गियों में भी जो है खूनी पेचिश की जो बीमारी आ जाए और बीमारी इतनी भयानक है कि उसमें मुर्गियों की मौत भी हो जाए। अच्छा, तो भाई इसका ये जो आपने ये तो बता दी बात कि मुर्गियों में भी हुआ है, पर ये बीमारी जो है ये इसका कारण क्या है, क्यों हुआ है? धर्मवीर भाई एक तो सबसे बड़ा कारण है साफ सफाई, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या है। तो एक तो जो बिछावन है उसमें स्वच्छता का साफ सफाई का ध्यान ना रखना भी जो है इसका कारण बना है और कई बार बिछावन में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी यह समस्या बढ़ जाए जी। और धर्मवीर भाई एक चीज़ और देखी गई है कई बार जो मुर्गी पालक भाई हैं जगह के हिसाब से मुर्गियों की संख्या नहीं रख दे, मतलब जगह थोड़ी है और मुर्गी ज़्यादा हो, हाँ ज़्यादा होगी तो मुर्गियाँ घनत्व ज़्यादा होगा तो भी समस्या यह आ सके है। अच्छा। और साथ में धर्मवीर भाई मुर्गियां में जीवाणु विषाणु या फिर जो फफूंदी जनित रोग हैं उनके कारण भी जो है मुर्गियों में उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाए है और उसकी वजह से भी कई बार जो है खूनी पेचिश रोग की जो संभावना है वो बढ़ जाए है। अच्छा, एक बात और सुनी विनोद भाई जी कि कोई नुका कोक्सीडिया है कोई, हाँ तो कोक्सीडिया कोई नुका भी इनकी आंतड़ियों में
और ये जो है ना हाँ एक जीवाणु चले जावे और उसकी वजह तेन यो काम बने। वो तो धर्मवीर भाई जो कॉक्सीडिया जो जीवाणु है यो वैसे तो हमेशा रहा है इनके पेट में, लेकिन इसकी मात्रा जब एकदम तेजी तक बढ़े, उन्हें नमी मिल जाए, बढ़िया तापमान मिल जाए, तो उसके बाद वो तेजी तक बढ़े है तो फिर समस्या आ जाए। अच्छा। तो ऐसे में एक तो कई बार किसान भाई जो है लगातार दवाई भी देवे लंबे समय तक कॉक्सीडिया की, तो उससे भी जो है कॉक्सीडिया जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि दवाई के खिलाफ लड़ने की ताकत बढ़ जाए उसकी। अच्छा। और उसका दवाई का फिर असर नहीं होता उसके ऊपर। अच्छा। तो भी यह जो समस्या देखी जावे है। तो जो जैसे पेचिस लग गए मान लिया जी मुर्गी का, तो वो जो मुर्गी है वो के लक्षण दिखावेगी, ये और बताओ थोड़ा। धर्मवीर भाई एक तो जो खूनी पेचिस होना, इनकी खूनी उसका जो है 10 आओगे, और जो उसका मल है उसमें खून आओगा, और साथ में जो कलगी है या जो गल चर्म है उसमें पीलापन दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लाली की जगह। हाँ लाली की जगह। और साथ में जो अपनी जो प्रभावित मुर्गी हैं उनमें सुस्ती दिखाई देगी। अच्छा, यह तो बात आपने कही ठीक। इब नू बताओ कि भी लक्षण पिछाड़ लिए, हाँ मुर्गी पालक भाई ने देख लिया भाई यह मुर्गी ना सुस्त हो रही, बिल्कुल भाई, फिर करे कि उसका। हाँ धर्मवीर भाई एक तो उसका निदान करना और उपचार करना जरूरी है, खास करके जो मुर्गियां में जो मल है उसमें खून आवे, और कई बार देखा जाओ खून आंदा भी नहीं है, तो ऐसे में है समय समय पर जो है प्रयोगशाला में मुर्गियों का जो मल है उसकी जांच जरूर करवाएं ताकि रोग की पुष्टि हो जाए समय पर। और दूसरा जो उसका उपचार की बात करें तो जो प्रभावित मुर्गी हैं उन डॉक्टर की सलाह पर जो है दवाई जरूर देवें, और साथ में जो है विटामिन ए का घोल भी साथ में दे दें तो वो बढ़िया रहो है, ताकि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाए जी। और साथ में इस बीमारी में प्रकोप के समय पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का घोल जो है वो मुर्गियां तक बिल्कुल भी ना देवें। यानी आपने बताया कि विटामिन ए का घोल तो पिलाना है, हाँ, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का घोल मुर्गियों को नहीं पिलाना अगर ये जो मुर्गियां हैं इस रोग से प्रभावित हो रही हो तो। हाँ भाई। और भाई आपने कहा कि भाई डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल धर्मवीर भाई। और प्रभावित मुर्गियों को डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए। बाकी जो अपने घरेलू उपाय हैं जो रोकथाम के कि भाई ये रोग हो ही ना, हाँ धर्मवीर भाई, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बताओ ताकि जो मुर्गी पालक भाई हैं वो समझ सकें कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। धर्मवीर भाई देखो खूनी जो पेचिस की जो समस्या है, खासकर पेट की समस्या है, तो इसमें एक तो जो खाना पानी है, दाना है, उसके जो बर्तन हैं उनमें साफ सफाई का ध्यान रखें, और उसमें जो मल है वो ना पड़े, उसका प्रदूषण ना हो उसमें, और साथ में जो मुर्गी फार्म है उसमें हवा का भी जो है उचित प्रबंध रखें ताकि हवा की खुलेदार जो है कमरा हो। साथ में मुर्गियां की संख्या भी जो है कमरे के हिसाब से रखें, भी जो मुर्गी पालन का जो कमरा है उसमें उतनी मुर्गी हो। तो ये तो बात आपने ठीक कही कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखें, और हवादार मतलब ना भी हवा जरूर लगावें, चाहे बेशक अब सर्दी भी हो, लेकिन थोड़ी बहुत हवा का भी बंदोबस्त रखना है। और मुर्गी फार्म में उतनी ही मुर्गियां रखनी है जितनी के उनको जगह खुली मिल सके। तो एक बात और बताओ विनोद भाई जी, भाई जैसे चार मुर्गी सुस्ती दिखा रही, बीमार नजर आ रही, तो जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उनके बीच में ही फिरन दें कि उन्हें अलग करें ना धर्मवीर भाई। जो मुर्गी हैं उन्हें जो भी सुस्त दिखा है या फिर जिसमें दिखा भाई इनके जो मल में जो खून आने लग रहा है, तो उन मुर्गियां ना जो है एकदम तय अलग करते हैं, और अलग करके उनकी जांच साथ के साथ करवाएं, क्योंकि फिर समय नहीं मिलना बचने का, क्योंकि जब ये रोग फैलेगा तो बड़ी तेजी से फैलेगा भाई। अच्छा, ये तो मतलब सारी मुर्गियों ने लुटा देगा भी फिर ये तो बिल्कुल भाई, और बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। तो विनोद भाई एक बात और बताओ जी, आप कह रहे थे कि भी जो बिछौना है वो अल्लाह नहीं रहना चाहिए, सूखा रखा है बिछावन ने, तो वो क्या बात थी, उसने थोड़ा खुल के बताओ बात। धर्मवीर भाई जो बिछावन है उसने सूखा रखा है, और इसमें जो धूल है उसकी मात्रा भी कम से कम हो, यानी कि समय समय पर उसने पलट दे रहे हैं, सुखान दे रहे हैं, और साथ में अगर नमी है तो उसमें बुझा हुआ चूना वो मिला दें। अच्छा, और इसकी 5 से 7 किलोग्राम की जो मात्रा है वो 100 वर्ग फुट में हम बिछावा तो डाल दे तो बढ़िया रहेगा जी, क्योंकि सूखा जो चूना है, एक तो वो जो बीमारी की जो अंडपुट्टी है और जो प्रोटोजोआ हैं उनके अंडा ने नष्ट कर दे है, जो बिछावन में अंडे हैं उन नष्ट कर दे है, और साथ में जो है सूखापन भी बना कर रखा है जी। और धर्मवीर भाई साथ में जो है स्वच्छता का मुर्गी जो फार्म है उसमें ध्यान जरूर रखें, यानी कि जितनी साफ सफाई रहेगी उतना हम अपने जो मुर्गियां हैं उनको हम इस खूनी पेचिस बीमारी से बचा सकेंगे। और एक बात और है विनोद भाई जी, ये तो बात आपने बताई मुर्गियों के बारे में, पर एक बात है आजकल नू सुनने मारी कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड बना रही।
बिल्कुल। और जो मुर्गियों की बात कर रहे थे ना, तो जो मुर्गी पालन कर रहे हैं किसान भाई, कोई पशुपालन का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का भी सहायक धंधा कर रहे हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड की मदद जो है किसान भाइयों ने बड़ी सहूलियत हो जाए है। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये है कि कई बार किसान भाई जो है जब पैसे की जरूरत पड़ा है तो कोई रिश्तेदारी तय, किसी और जमींदार तय या बाजार तय पैसा उठा ला है, और अगला बंदा मौका देखा है कि भी अच्छा ब्याज लेगा उस पर तय, तो उससे बचाने खातर जो है भारत सरकार की पहल है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पे जो है किसान भाइयों को जो है लोन दिया जा सके। मतलब किसान को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, हाँ, और इसमें कम ब्याज पे किसान भाई पैसा जो है वो उठा सके हैं। बहुत अच्छी बात है भाई ये तो। पर इसके लिए नु बताओ जी कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ बनेगा? यो बैंकों से बनता होगा? हाँ धर्मवीर भाई, सब जो बैंक है वो सब ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड दे हैं, किसी भी बैंक में जाके, हाँ, जहाँ खाता खुल रहा हो किसान का। हाँ बिल्कुल भाई, किसी तो इस एक किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये मतलब ना एक बार बनवा लिया फिर आगे बनवाने की जरूरत नहीं, या इसका क्या सिस्टम बनेगा? धर्मवीर भाई, किसान क्रेडिट कार्ड जो एक बार बन गया वो 5 साल तक तो चलेगा, फिर 5 साल के बाद फिर उसका जो है नवीनीकरण, यानी कि उसमें जो है एक बार फिर जो है अपने पर दस्तावेज जो है वो KYC जो है वो अपडेट करवानी पड़ेगी जी। और इसकी जो बात करें भी क्रेडिट कार्ड की जो पात्रता है उसकी आवश्यक जो क्या है, एक तो इसमें जो है उम्र किसान भाई के 18 से 75 साल के बीच होनी चाहिए। साथ में जो है किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ जो है खेती बाड़ी से जुड़ी जितनी भी गतिविधि हैं उन सब खातर लिया जा सका है। और धर्मवीर भाई साथ में जो है किसान सम्मान निधि से जो किसान भाई जुड़ रहे हैं उनके खाते पहले तो बैंकों से जुड़े हुए हैं तो उनको KYC बड़ी आसानी तौर भी मिल जाएगा। तो ये तो बात रही किसान क्रेडिट कार्ड की जी। एक और बात आप बताना चाह रहे थे, कह रहे थे कि भी जो IYOM 2023 है, हाँ जी हाँ, तो उसके लिए जो उच्च शिक्षा विभाग का योगदान है भाई वो भी अपना योगदान दे रहा है इस कार्रवाई में। बिल्कुल। तो क्या योगदान दे रहा है इसके बारे में आप बताने वाले थे? धर्मवीर भाई, जो उच्च शिक्षा विभाग है वो उसमें विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय हैं, जो भी संस्थान है वो सभी संस्थान जो है जागरूकता लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ में बाजरे के ऊपर कई सारे तरह की जो है कार्यशालाएं लगाई जा रही हैं, सेमिनार करवाए जा रहे हैं, सम्मेलनों का आयोजन कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है मोटे अनाज है उनके फ़ायदे और उनके लाभ के बारे में जानकारी दी जा सके। बहुत अच्छा कि भाई ये जो मोटे अनाज हैं ये कितने फायदे का सौदा है, इनको खाना भी और इनको पैदा करना भी। हाँ। तो किसान भाइयों ने पैदा करना है और खाने वाले जो अपने उपभोक्ता हैं वो तो आम जनता ही है। हाँ। तो आप करते स्कूल के बारे में भी? बिल्कुल, जो स्कूली स्तर पे भी जो है इसकी जागरूकता दी जा रही है और जो छात्रावास है उसमें भी जो है बाजरे तो बने हुए खाद्यान्न और जो मिड डे मील है उसमें भी जो है बाजरे और जो मोटे अनाज है उनसे बने हुए खाद्यान्न जो है विद्यार्थियों तक और बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और विनोद भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।